नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए डीए में यानी कि महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है और 7वें पे ग्रेड कमीशन के तहत इस बढ़ोतरी को दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनकी सैलरीज पर इसका क्या असर पड़ेगा और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बढ़ोतरी को लेकर कितना फर्क आने वाला है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अश्वनी राणा जी, जो कि पूर्व बैंकर हैं। और बहुत बहुत नमस्कार अश्वनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो डीए होता है ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहती है कि महंगाई भत्ता सरकार किस आधार पर देती है। क्या है कि महंगाई भत्ता, जैसे कि नाम ही महंगाई भत्ता है, तो महंगाई बढ़ने के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको कंपनसेट करने के लिए कर्मचारियों को वो एक अलाउंस के रूप में दिया जाता है। और जो हर साल में मतलब 6 महीने के बाद दिया जाता है। साल में 2 बार सरकार उसकी घोषणा करती है। तो 6 महीनों में सीपीआई इंडेक्स क्या रहा है, कितनी महंगाई बढ़ी है, उसके अनुपात में ताकि उतना जो लोग कर्मचारी है उसके ऊपर महंगाई का बोझ ना पड़े और वो उतना ही लगभग वो है उसको डीए के रूप में दिया जाता है। ये वर्किंग वालों के लिए भी डीए रहता है जी। और रिटायर्ड को भी, जो रिटायर्ड हो जाते हैं एम्प्लॉय, पेंशन के ऊपर भी ये अलाउंस के रूप में दिया जाता है। तो जैसे सर अभी इसमें 2% की बढ़ोतरी करी गई है, तो अब से पहले ये कब बढ़ाया गया था और तब कितना प्रतिशत था? देखिए, पिछली बार ये जो है 3% दिया गया था। ये पिछले साल 24 नवंबर 2024 में, और वो किया गया था 6 महीने का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का एरियर उनको जो है 4 किस्तें जो है वो नवंबर में दिवाली से पहले उनको वो एरियर के रूप में दे दिया गया था। और नवंबर में जो उनकी सैलरी आई थी उसके अंदर वो रिवाइज डीए जो है हो गया था। तो 53% टोटल डीए हो गया था। तो दिसंबर तक ये डीए रहा। तो जनवरी से फिर बढ़ना था, यानी पिछले 6 महीने में जो महंगाई दर रही उसके हिसाब से अभी सरकार ने 2% की घोषणा की है कि 2% डीए जो है बढ़ेगा। तो ये जनवरी, फरवरी, जी। मार्च, ये 3 महीने का एरियर तो इस बार अप्रैल में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जी। लेकिन अप्रैल की सैलरी में ये 2% डीए बढ़कर वो 55% के हिसाब से डीए लगकर उनकी सैलरी में आएगा। अच्छा सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल और, जैसे 55% अब डीए दिया जाएगा, तो आजकल जो महंगाई चल रही है, जिस स्तर की महंगाई है, उस हिसाब से इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या ये एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर है? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री का। देखिए क्या होता है कि मैं पहले भी आपको बताया कि पिछले 6 महीने में जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है, उसमें जी। हर प्रदेश के क्या क्या चीजों के आंकड़े हैं उसके आधार पर वो जारी किया जाता है। तो पिछला वो सीपीआई इंडेक्स और ये सीपीआई इंडेक्स में क्या अंतर आया है उसको वो डीए के रूप में, प्रतिशत के रूप में वो कर्मचारियों को वो दिया जाता है। तो इसलिए ये हर 6 महीने में जितना भी वो अंतर आता है, जितनी महंगाई बढ़ी है, जी। उसके हिसाब से वो डीए को सरकार रिलीज करती है, केंद्र भी करती है। और आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2% डीए का जो है वो घोषणा की है, योगी सरकार ने, कि कर्मचारियों को इस महीने से 2% जो है वो डीए जो है उनको बढ़कर मिलेगा। अच्छा सर, एक जो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये है कि जो एरियर इस डीए के अंतर्गत मिलेगा, उसकी जो राशि है वो एक साथ एक मुश्त अदा की जाएगी या फिर किसी इंस्टॉलमेंट्स में ये राशि आएगी? नहीं, एक ही बार आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है 3 इंस्टॉलमेंट अलग अलग, मतलब वो हर महीने का आता है। जैसे पिछले वर्ष 2024 नवंबर में भी जो आया था 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब वो 4 इंस्टॉलमेंट थी लेकिन एक ही डेट में वो खाते में आ गई थी।
ये जी नहीं कि अलग अलग आएगी, जी। वो इकट्ठी ही आएगी। इस बार भी 2% जो इंक्रीज है वो 3 अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन एक ही डेट पर आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अब हम ये मान सकते हैं कि सरकार ने 8th पे कमीशन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी सरकार जो है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से वो ड्यू हो जाएगा, तो जी उससे पहले ही उसकी घोषणा करती है। अब सिर्फ उसकी घोषणा होनी मात्र है। सरकार ने प्रिंसिपली उसको एग्री किया है कि हम वो जो है 8 पे कमीशन देंगे, लेकिन उसका जो गठन है वो अभी तक सरकार ने नहीं किया। वो हो जाएगा, और 2026 1 जनवरी से ड्यू है, तो जी। वो 27 में फाइनल होता है या 26 में ही हो जाता है। तो लेकिन उनको जो एरियर है वो इफेक्टिव उनका 1 जनवरी 2026 से ही होगा, तो इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। अच्छा सर, ये तो रही एक बात। दूसरी बात सर, लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं जिसका सीधा इफेक्ट उन लोगों पर रहेगा डीए बढ़ने का। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पेंशनर्स को इसका कितना फायदा होने वाला है, पेंशनर्स की लाइफ में क्या पेंशनर चेंजेस आएंगे? पेंशनर पर भी वही महंगाई भत्ता जो है, जो उनको डिनर्स रिलीफ बोलते हैं उसको, ये वर्किंग के लिए डीए होता है, उनके लिए डीआर होता है कि महंगाई का जो है उनका क्या वो है। तो डीएनएस रिलीफ बोलते हैं उनको, कि उनको जो महंगाई हुई है उसका रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है इसलिए अलाउंस नहीं हो सकता, तो डीआर होता है। तो रिलीफ के रूप में उनको दिया जाता है। तो जो उनकी बेसिक पेंशन है जी उसको वैसे ही उनका उसके ऊपर 2% होगा। जी अभी जैसे वर्किंग के लिए 18,000 की मिनिमम आपकी सैलरी है, जी 18,000 से शुरू होती है, तो 2% मतलब 360 रुपए उसके और बढ़ जाएंगे। जी तो जितनी बेसिक है किसी की, उतने ही उसके हिसाब से 2% उनका जो है वो डीए बढ़ेगा। और जो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए जो डीआर है वो 2% उनका जो बढ़ जाएगा। मान लो 35,000 जिसकी बेसिक पेंशन है, बेसिक, तो जी बेसिक पेंशन के ऊपर 2% वो जो है 700 रुपए उसको जो है महीने के हिसाब जी से बढ़ जाएंगे। अब कई बार कई लोग जो पेंशन होते हैं उन्होंने कम्यूटेशन करवाई हुई होती है, यानी वो जब रिटायर हुए, जितनी उनकी बेसिक पेंशन थी उसमें से 1/3 जो है लगभग, या 40% वो कम्यूट करवा लेते हैं, इकट्ठा पैसा ले लेते हैं। तो जी उसके बाद अगर 1/3 करवाई है, 30,000 पेंशन है, तो 20,000 उनको मिलेगा, लेकिन 10,000 वो 15 साल के लिए पैसा इकट्ठा उन्होंने ले लेते हैं, 12 साल का। लेकिन उस पर भी जो डीए मिलता है वो पूरी पेंशन पर, यानी बिफोर कम्यूटेशन जो बेसिक है उसकी, उसके ऊपर वो डीए दिया जाता है। जी सर। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कोई सैलरी स्लैब है कि इस सैलरी से जो अपर स्लैब में आते हैं या लोअर स्लैब में आते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फिर आप नहीं किसी नहीं भी नहीं, स्लैब में वो फॉलो करते हो? 18,000 से 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक है, तो सभी के ऊपर वो उतने ही परसेंट डीए जो है वो एप्लीकेबल होता है। वो किसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्लैब, तो किसी, क्योंकि महंगाई तो सबके लिए है, बिल्कुल। चाहे वो कम सैलरी वेतन पाता है या ज्यादा पाता है, वो जी उसके काम के और उसके रैंक के हिसाब से उसकी सैलरी है। लेकिन महंगाई सबके लिए है, तो महंगाई का डीए है जो, वो सबको उसी आधार पर दिया जाता है। ठीक है सर। तो 7th पे कमीशन की तो ये बात रही, तो अब 8th पे कमीशन लगने जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना के लिए उत्सुक हैं कि 8th पे कमीशन में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या आसार हैं कि सरकार ये चेंजेस लेके आए और 8th पे कमीशन को अपग्रेड करे। देखिए, अभी जब तक 8वें कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी उसका गठन नहीं होता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो एक ट्रेंड रहता है कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ पुराना निकाल के कुछ नया देना, इस प्रकार का हर जी पे कमीशन में रहता है। कभी वो उसके स्लैब्स को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, या कुछ और जो सिस्टम उसके अंदर, बेसिक्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देते हैं। वो हर बार पे कमीशन में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। कई बार कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ को फायदा हो जाता है।
और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली वो उसको दे दिया जाता है। लेकिन इस बार भी अभी क्या है कि भाई दिसंबर तक अभी 55% डीए है, जी। तो कितना डीए और एक्सपेक्ट हम करते हैं 6 महीने में, वो लगभग 2 से 3 या 4% ही मिलेगा। तो जितना भी डीए हो जाएगा वो 18,000 में उतना डीए ऐड करके तो सर लगभग आप कह रहे हैं कि उसके 60 ऊपर कुछ जो है, जी, तो 60 आप कह रहे हैं कि लगभग कि 60% के आसपास कहीं ना कहीं ये पहुंच जाएगा अभी आने वाले समय में। 60 पूरा नहीं होगा, जी। क्योंकि 6 महीने में 5% डीए अब मुश्किल है जो है सरकार अनाउंस करे। तो 3% तक और कितनी महंगाई 6 महीने में रहेगी उसके आधार पर वो होगा। तो जितना भी होगा वो मर्ज कर देंगे उसमें, और उसके ऊपर कुछ और ऐड करके वो फाइनली जी नई बेसिक जो है वो बना दी जाएगी। सर, एज अ बैंकर, एज इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 8th पे कमीशन भारत के आज की जो स्थिति है, ये बदलता भारत है, ये बढ़ता भारत है, आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं कि आने वाले 8th पे कमीशन में एटलीस्ट ये तो हो जाए, मिडिल क्लास के लिए हो जाए, लोअर क्लास के लिए हो जाए, अपर क्लास के लिए हो जाए, आपकी तरफ से कुछ सजेशंस? नहीं, वो क्या है कि भाई हर हर कैडर में जो है ना वो उसको उसका जो है ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहुत गैप जो है नीचे के स्केल में और ऊपर के स्केल में बहुत जो गैप रहता है वो गैप नहीं रहना चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी के आधार पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो ड्यूटीज है उसके आधार पर उसको, और जो लोग अभी तक सरकार में उस तरह से आउटसोर्स काम कर रहे हैं उन जी लोगों को सरकार जो है वो परमानेंट करे, और परमानेंट करके जो है उनको वो उस सैलरी स्ट्रक्चर में लाए। मान लो नहीं जी करते, मान लो वो उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही, एजेंसी के थ्रू जी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जी लेकिन उनको जो सैलरी है वो सैलरी स्ट्रक्चर उनका जो परमानेंट एम्प्लॉइज का जी, सैलरी स्ट्रक्चर है वही कम से कम दे। ये बहुत बड़ी क्योंकि बात कह रहे अभी हैं सर तक आप। क्या होता है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज रहते हैं उनकी सैलरी कम रहती है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और ये बात बिल्कुल जायज़ भी है। और सर, इस मुद्दे पे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे और भी ऐसी अपडेट्स आएंगी तो आपको अपने साथ जोड़ा जाएगा। तो ये हमारे साथ अश्वनी राणा जी मौजूद थे, ये पूर्व बैंकर हैं और संस्थापक हैं। और ये जो बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने करा है तोहफा देने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए, उसका क्या असर पड़ता है आने वाले समय में, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो आप देख रहे थे TV9 भारतवर्ष और मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह आपके साथ मौजूद था।